सीधे लोकसभा लिए चलते हैं आपको। यह ऐतिहासिक ढांचागत समझौता भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने और विकसित भारत 2047 की दिशा में हमारी यात्रा को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच मजबूत जुड़ाव को भी दर्शाता है, जो स्वाभाविक साझेदार है और साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि आगे की कार्रवाई के संदर्भ में दोनों पक्ष व्यापार समझौते से संबंधित आवश्यक तकनीकी प्रक्रियाओं को पूरा करने और कागजी कार्रवाई को अंतिम रूप देने के लिए मिलकर काम करेंगे ताकि इसकी पूरी क्षमता का शीघ्रता से लाभ उठाया जा सके। समझौते की विस्तृत रूपरेखा इन प्रक्रियाओं के समापन के पश्चात तुरंत घोषित की जाएगी। माननीय सदस्यों को भारत के ऊर्जा स्रोतों से संबंधित उन मुद्दों की जानकारी होगी जो इस समझौते पर हुई चर्चाओं के दौरान उठाए गए हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जैसा कि सरकार ने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा आवश्यकताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोत्तम प्राथमिकता है। वस्तुनिष्ठ बाजार स्थितियों और बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों के अनुरूप ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना हमारी इस कार्यनीति का मूल आधार है। भारत की सभी कार्रवाइयां इसी बात को ध्यान में रखकर की जाती हैं। अतः मैं माननीय सदस्यों से इन मुद्दों को समुचित दृष्टिकोण से देखने का आग्रह करता हूं। दोनों देशों के बीच भावी व्यापार अवसरों के संदर्भ में माननीय सदस्यगण इस बात को समझेंगे कि भारत और अमेरिका काफी हद तक एक दूसरे की पूरक अर्थव्यवस्थाएं हैं। जैसे जैसे भारत विकसित भारत के पथ पर अग्रसर हो रहा है, हमें ऊर्जा, विमानन, डेटा केंद्र, परमाणु ऊर्जा आदि सहित कई क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता होगी। अमेरिका इन क्षेत्रों में दुनिया का अग्रणी देश है, इसलिए हमारे लिए इन क्षेत्रों में व्यापार की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना स्वाभाविक है, जिससे न केवल हमारी खरीद में बल्कि हमारे अपने निर्यात में भी विस्तार होगा। हमारा अनुमान है कि तुलनात्मक लाभ के परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में भारत का निर्यात अमेरिका में भी काफी बढ़ेगा। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ यह ढांचागत समझौता, जो आने वाले वर्षों में वैश्विक विकास और नवाचार को गति प्रदान करेगा, भारत की जनता एवं राष्ट्र के व्यापक हित में है और देश को बहुत लाभ देगा। यह विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत दोनों को सशक्त बनाता है। हम अपने देश के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्यगण, ये सदन देश के लोकतंत्र का उच्च सदन है और आप सभी दलों ने समय समय पर इस देश के अंदर अलग अलग कालखंड के अंदर
सरकार में भी रहे, लेकिन मेरा मत है कि इतनी लंबी सरकार में रहने के बाद भी हम इस उच्च सदन की मर्यादाओं, परंपराओं को तोड़ रहे हैं। विरोध का तरीका होता है, विरोध के तरीके और भी हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी इलाके से छोड़कर उस जगह जाकर मर्यादाओं को तोड़ोगे तो देश के अंदर लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास, भरोसा कम होगा। आप सब चुनकर आते हैं, सदन के अंदर, सदन के बाहर विरोध का तरीका होता है, लेकिन हम इतने वरिष्ठ नेता आप हैं, आपने शासन किया है, लेकिन नहीं बोलने देंगे, वो नियम प्रक्रिया से चलता है। लेकिन आप मर्यादा तोड़ेंगे, उचित है क्या? आप इधर से उधर जाकर, आपके सदस्य इधर से उधर जाएंगे, ये उचित है क्या? यही मर्यादा बनाना चाहते हैं क्या आप? आपने इतने साल के शासन करने के बाद आपने यही परंपराएं लागू किए। आप वरिष्ठ लोग हैं, बालू जी, आप इतने सीनियर नेता हैं, ये देश में अच्छा लग रहा है कि आपको? आप इधर जाकर मंत्री बोल रहे हैं, आसन पे जाके खड़े हो रहे हैं, सत्ता पक्ष की तरफ बैनर लेकर आ रहे हैं। मर्यादा पहले भी विरोध हुआ है, लेकिन मर्यादा कभी किसी ने नहीं तोड़ी। आप शासन में रहे, ये प्रतिपक्ष में रहे, तब भी विरोध हुआ है, लेकिन मर्यादाएं कभी नहीं तोड़ी। लेकिन आप जो मर्यादाएं तोड़ रहे हैं, ये उचित नहीं है। आप शासन को ये मजबूर नहीं कर सकते। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं, आप मर्यादा रखें, अच्छी परंपराएं रखें। विरोध का तरीका हो सकता है आपका, विरोध आवाज से नहीं, शब्दों से होता है, विरोध तर्कों से होता है, नारेबाजी से, बैनर से विरोध नहीं होता। विरोध शब्दों, तर्कों से होता है, असहमति मुद्दों पर होती है। वैचारिक मतभेद हैं, वैचारिक मतभेद बोलना चाहिए, ये सदन वैचारिक मतभेदों के लिए बोलने के लिए, लेकिन ये तरीका ठीक है क्या? नो। अगर आप यही तरीका अपनाना चाहते हैं तो अपनाएं। मेरा एज अध्यक्ष के नाते आपसे आग्रह रहता है, सदन से आग्रह रहता है कि सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, सदन की मर्यादाओं, परंपराओं को बना के रखें। ये सभागृह आपका है, आप इस सभागृह का जितना अपमान करेंगे, देश आपको देखेगा, और आप इस सभागृह की प्रतिष्ठा को गिराने का कृत्य कर रहे हैं। इस व्यवस्था के अंदर सदन चलाना उचित नहीं है। मैं सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं। तो 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। लगातार नारेबाजी हो रही थी और स्पीकर ओम बिरला विपक्ष को ये समझाते हुए कि सदन की एक मर्यादा होती है, विरोध करने का अपना तरीका होता है, मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक असहमति हो सकती है, लेकिन जिस तरह से वेल में आ रहे थे विपक्ष के सांसद, और जब केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अपनी बात रख रहे थे, इंडिया और यूएस के बीच हुई ट्रेड डील के बारे में जानकारी दे रहे थे, उसी दौरान नारेबाजी हो रही थी, नाराजगी जाहिर करी विपक्ष ने, बैनर लेकर अपनी नाराजगी को जाहिर किया जा रहा था, और तभी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें टोका कि यह कोई तरीका नहीं है। तो लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हंगामे के चलते एक बार फिर से कार्यवाही बाधित हुई। बड़ी जानकारी देते हैं आपको, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। हंगामे के चलते कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। एक बार फिर से हंगामा देखने को मिला है सदन में। विपक्ष का कहना, उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। बजट सत्र हंगामेदार चल रहा है और एक बार फिर से सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। जब 11 बजे कार्यवाही शुरू हुई थी तब हंगामा हुआ, 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। इसके बाद जब 12 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई, वही रवैया विपक्ष का रहा।
विपक्ष का कहना उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। कार्यवाही शुरू होने से पहले राहुल गांधी संसद परिसर में जब मीडिया से रूबरू हुए, बकायदा किताब लेकर वो संसद में आए हैं। उनका कहना कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किताब देंगे जो पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने लिखी है। हालांकि अप्रकाशित किताब है, पब्लिश नहीं हुई है अभी। विपक्ष लगातार एक ही आरोप सत्ता पक्ष और स्पीकर पर लगा रहा है कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, और इसी के चलते जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप जी, एक बार फिर से सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। देखिए, बिल्कुल सदन में गतिरोध बना हुआ है। लगातार तीसरा दिन है। अगर देखें तो इस गतिरोध के चलते सदन की कार्रवाई लगातार बाधित रही है। संसद परिसर में राहुल गांधी ने बयान भी दिया है, और जो विपक्ष के 8 सांसदों को निलंबित किया गया है, इसके बाद ये टकराव बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं एक संसद का संग्राम जो है अब संसद परिसर में भी देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए विपक्ष ने जमकर नारे लगाए हैं। इस बीच राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसमें सीधे तौर पर चुनौती दी है कि जो वो मुद्दा उठा रही हैं चीनी अतिक्रमण का, इस पर सरकार की ओर से जवाब मिलना चाहिए, लेकिन उनकी आवाज नहीं सुनी गई। और इसके अलावा विपक्ष के सांसदों को निलंबित किया गया, तो आवाज को दबाने की कोशिश, ये आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया है कि चेयर की व्यवस्था दी गई है कि वो जो अंदर बात रखना चाहते हैं वो नियमों के मुताबिक रख सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि किसी भी नियम की परवाह न करते हुए आप अपने मन मुताबिक कोई भी जो अप्रकाशित किताब है उसके अंश का हवाला दे, अपनी मनमर्जी से बोलना वहां पर रखें। इसका विरोध किया है सत्ता पक्ष ने, और इसलिए ये गतिरोध बना हुआ है। सत्ता पक्ष का सीधे तौर पर कहना है कि ये जो टकराव है ये विपक्ष की वजह से है, और इसमें जो भूमिका है सरकार की वो नहीं है, बल्कि चेयर की ओर से व्यवस्था दी गई है। टकराव इसलिए भी बढ़ा है कि जो पर्चे फेंक गए जो फाड़कर, उसके बाद इसको लेकर जो सरकार और विपक्ष है वो आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि 8 सांसदों को निलंबित किया गया है, और बीते कल चिट्ठी भी लिखी गई राहुल गांधी की ओर से लोकसभा अध्यक्ष को, लेकिन चेयर का अपमान किया गया, ये आरोप लगाए गए हैं। और सत्ता पक्ष विपक्ष को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है, और विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि उनकी आवाज दबाई जा रही है। तो ये गतिरोध फिर देखने को मिला है, और फिलहाल सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।